FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। श्रोताओं नमस्कार। आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर दीपांकर डे, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, PGI चंडीगढ़। और आज हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे कि बरसात के मौसम में किस तरह के त्वचा के रोग हो सकते हैं और क्या उनका उपचार है। डॉक्टर दीपांकर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं को नमस्कार। और हम समझते हैं ये जो टॉपिक है आज के डिस्कशन का, ये काफी रिलेवेंट है, क्योंकि बरसात के दिन में जो टेम्परेचर थोड़ी सी फॉल होता है, बट देन मौसम में नमी थोड़ी सी ज्यादा होता है, तो स्किन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के कारण कोई सारी बीमारियां इस समय पे थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में देखने को मिलता है। सो मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन जो ऑडियंस को मिलेगा उनके लिए काफी कारगर रहेगा। डॉक्टर साहब, हम यूं ही चर्चा जारी रखेंगे और बातचीत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको कार्यक्रम में शामिल किया जाए। राइट। हेलो सर, नमस्कार। मैं रोमा बात कर रही हूँ पटियाला से। हाँ जी रोमा जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना है कि बरसात में त्वचा पे जो खारिश होती है उसका क्या इलाज है? कौन सी जगह पे खारिश है, कुछ आप स्पेसिफिकली बता पाओगे? आर्म्स पे डॉक्टर साहब, नेक पे। बरसात के दिन दो तीन चीजें मैं ये बताना चाहूंगा। एक तो अभी बात कर रहा था कि इसमें ना हवा में जो मॉइस्चर है वो बढ़ जाता है, तो हमारे जो पसीना है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो आप जगह बताए, जो आर्मपिट्स हो गया, अंडर आर्म्स में हो गया, या ग्रोइन्स पे हो गया, मतलब जांघों के साइड में, तो वहाँ पे वो मॉइस्चर इकट्ठा होता है, और मॉइस्चर इकट्ठा होने के कारण वो स्किन को इरिटेट करता है। और ये सारे जगह पे जो इन्फेक्शंस है, पर्टिकुलरली जो फंगल इन्फेक्शंस है, वो भी बरसात गर्मियों के दिन में ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर है वो स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है उसको थोड़ी सी खराब कर देती है। दूसरी और डॉक्टर साहब, ये लेग्स पे भी होता है, लेग्स और आर्म्स पे, मतलब फोल्ड्स पे तो मैं समझ गई आपका। लेग्स पे, आर्म्स पे, फीट पे भी। सो इसमें मेरे हिसाब से कोई पर्टिकुलर सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए मेरे हिसाब से ये डॉक्टर की ओपिनियन लेना बेहतर रहेगा। नॉर्मली जो बच्चों में होता है, जो जगह आप कह रहे हैं कि जैसे हाथ की नीचे वाला हिस्सा या पैर के नीचे वाला हिस्सा जो खुला रहता है, वहाँ पे मच्छर या फिर बाकी जो कीड़े मकोड़े होती है, जो बरसात के दिन बढ़ता है, तो वो काटने के कारण एलर्जी होता है। उसमें तो लाल दाने बनती है। डफर जैसे कोई चीज तो नहीं है जो लाल होती है, ऐसे भी कुछ नहीं है। नहीं, ये ना सीजनल नॉन स्पेसिफिक प्रोराइटस होगा, और ये अगर हर साल बरसात में के दिन में हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आप किसी डॉक्टर की सलाह ले लेना। आप चाहे PGI में हमें दिखा लें। डॉक्टर साहब, डाइट नहीं, डाइट के साथ जिस तरीके का आप खारिश खुजली की बात कर रहे हैं, उसका कोई रिलेशन मैं नहीं समझता। एलर्जी में जो है कि चमड़े के ऊपर निशान दिखता है, उसमें दाने हो या दफर हो, ऐसे केवल सूखी खारिश नहीं होता है। ठीक है ना? सो अगर आपको हर साल ऐसे होता है, तो मेरे हिसाब से आप किसी डॉक्टर की सलाह ले लेना। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। रोमा जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। आपने बताया कि नमी की वजह से, बहुत मॉइस्चर की वजह से स्किन पे कई बार इन्फेक्शंस हो जाती हैं और फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं। तो इसको किस तरह पहचाना जाए कि ये एक फंगल ग्रोथ है, और एक आम व्यक्ति उस स्थिति में क्या करे? जो फंगल इन्फेक्शंस है वो कुछ पर्टिकुलर जगह जहाँ पे ज्यादा होता है, जैसे मैंने बताया कि आर्मपिट्स में हुआ, या जांघों के साइड में हुआ, या ग्लूटियल क्लेफ्ट पीछे वाली जो बटक्स के बीच में जो क्लेफ्ट है वहां पे होती है, या फिर उंगलियों के बीच में होता है। तो ये समझने वाली बात है कि ये सारे स्किन की फोल्ड्स है। तो यहाँ पे जो पसीना आता है, तो एक तो मॉइस्चर एनवायरनमेंट पे ज्यादा है, और यहाँ पे पसीना आने के बाद वो पसीना फिर इवेपोरेट नहीं होता, तो वहाँ पे इकट्ठा जो होता है, तो स्किन मॉइस्ट रहता है। ज्यादा देर मॉइस्ट रहने के कारण जो ऊपर वाली लेयर है उसमें ब्रीच हो जाते हैं, और ये सारे जगह पे जो फंगस है वो नॉर्मली रहती है वहाँ पे, और जब ब्रीच हुआ फिर उसमें थोड़ी सी अंदर घुस जाते हैं और फिर इन्फेक्शन पैदा करती है। तो नॉर्मली जो होता है वहाँ पे लाली होती है और साथ में पपड़ी उतरती है उस जगह से। पर जो फंगल इन्फेक्शन है, ज्यादातर समय पे इसको रिंग वर्म भी कहते हैं। रिंग वर्म मतलब कि ये गोल रूप ले लेता है। वो तो इनिशियल स्टेजेस में तो गोल नहीं होता, बट जैसे एक जगह पे शुरू हुआ और वो बाहर की तरफ फैलती है और सेंटर में क्लियर हो जाता है, तो देखने में ये रिंग जैसा लगता है, तो इसलिए इसको रिंग वर्म कहते हैं। तो प्राइमरीली जो है कि लाली, पपड़ी उतरना और खारिश, और ये अगर पर्टिकुलर जगह जो हमने बताए, तो ये एक हो सकता है कि इसमें फंगस हो, बट
बाकी चीजों में भी इस जगह पे लाली और खारिश हो सकता है। सो एक बात है कि जो आम नागरिक है उनको अवेयरनेस होना, बट देन इलाज वो फिर डॉक्टर को दिखा के करें। डॉक्टर साहब, हम रिंगवर्म पे और फंगल इन्फेक्शंस पे बात जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। थैंक यू सर। हाँ जी, डिम्पल कश्यप बोल रहा हूँ बराड़े से। जी। ऐसा है, मेरे हमारे थोड़े रिश्तेदार हैं, उनको ना दिक्कत होगी खारिश की। जी। तो पहले तो कभी हो ही नहीं, अब कह रहे थे ज्यादा होगी और दाने वगैरह भी हो गए हैं, थोड़े थोड़े दाने से हो रहे हैं जी। तो मेरे को कह रहे थे आप प्रार्थना करना। मैं कहा चलो आज डॉक्टर साहब आए हैं आकाशवाणी में, तो बात करते हैं उनके लिए क्या जरूरी है खाने के लिए और क्या उनके लिए क्या परहेज है। और वैसे तो दवाई चल रही है जी, फिर भी आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास चल रही है, मैं उनके पास रिकॉर्डिंग भेजूंगा जी, क्या पता और फायदा हो जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा प्रार्थना कीजिए और ये आपकी प्रार्थना ही हुई कि पीजीआई से डॉक्टर हमारे स्टूडियो में है और आपकी समस्या का समाधान आपको बता पाएंगे। अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ जी, यही प्रश्न है। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। तो ऐसे है कि जिनका तकलीफ है वो आपके साथ है, आपके साथ नहीं है? हमारे रिश्तेदार हैं। नहीं, आपके साथ है कि मतलब उनसे बात हो सकता है? इस टाइम नहीं है। अच्छा, ये जो आप खारिश की बात कर रहे हो ना, तो चमड़े के जितना बीमारियां हैं उसमें लगभग 100 में से 90 जो तकलीफ है उसमें खारिश होता है ना। तो उनके साथ थोड़ी सी और डिटेल में बातचीत करे बिना हमारे लिए थोड़ी सी सलाह देना थोड़ी सी मुश्किल है कि केवल खारिश एक बात नहीं है, फिर उनके जो निशान है वो कहाँ पे है और वो किस तरीके का। वो पीछे बैक में भी है, जैसे पीठ पे हो गए, तो हाथों पे भी छोटे छोटे दाने से हो गए हैं और पहले कभी नहीं हुआ, कह रहे मुंह पे भी हो गए हैं, जैसे गर्मी सी वगैरह दवाइयों वगैरह। नहीं, सो कोई बार ऐसे होता है। मैं जस्ट एक ये एजम्पशन है, क्योंकि मैं आपको मतलब पूरी कॉन्फिडेंस से गाइड नहीं कर पाऊंगा, बट एजम्पशन ये है जैसे अभी काफी ज्यादा बारिश हुई है ना, और थोड़ी सी टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो जो घमौड़ियां होती है इस मौसम में काफी कॉमन है, ठीक है ना। तो ये तो बिना देखे कहना हमारे लिए मुश्किल है कि वो घमौरिया है कि और कोई चीज है। दाने से कह रहे थे वो, थोड़े थोड़े दाने और खारिश हो रही है। तो घमौरिया में भी दाने ही होता है, वो बिल्कुल बारीक सा छोटे छोटे दाने होती है और उसमें खारिश भी होता है ना। हाँ हाँ। तो देखो, जो घमौरिया है उसमें बात वही है कि थोड़ी सी ठंडा पानी से नहाएं, और हम तो सजेस्ट ये करते हैं कि थोड़ी सी बारिश के पानी में भीग भी लें, तो बारिश के पानी में बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट होता है, उसमें घमौरिया में भी फायदा होता है। ये समझते हुए कि उनको घमौरिया है, उनको हो सकता है और कुछ बीमारी हो, जो देखे बिना कहना थोड़ी सी मुश्किल है। वैसे पहले मेरे को कह रहे थे कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, तो अभी हुआ नहीं। घमौरिया कभी भी शुरू हो सकता है, और मेरे को घमौरिया पहले बार चंडीगढ़ आने के बाद हुआ। अच्छा। ठीक है ना। जिस तरीके का बात कर रहे हो उसमें मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई किसी खाने की चीज से एलर्जी है। ठीक है, ठीक है। तो डिम्पल जी, बहुत जरूरी है कि आप एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए और उनकी राय लीजिए। डिम्पल जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रख रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब भी ऐसा कुछ निशान हो तो डॉक्टर के पास जाया जाए, खुद ब खुद कोई इलाज ना किया जाए। तो उसमें कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए आजकल, कि लोग जाते हैं केमिस्ट के पास, और केमिस्ट एक ब्रांड और एक ग्रुप ऑफ दवाइयां देते हैं जिसमें लगाने वाली स्टेरॉइड्स भी होता है, एंटी फंगल भी होता है, एंटीबायोटिक भी होता है। और फंगस में जब हम स्टेरॉइड देते हैं उसमें जो उनका जो खारिश है, खुजली है, जो इरिटेशन है, उसमें तो बड़ी जल्दी आराम हो जाता है, बट देन फंगल इन्फेक्शन वो क्रॉनिक बन जाता है। उसके बाद जो एंटी फंगल हम दवाइयां देते हैं, लगाने वाले या फिर खाने वाली दवाइयां भी दे, वो फिर काम करना बंद कर देता है। तो आज के दिन में फंगस को इलाज करना 20 साल पहले या 10 साल की पहले बात करें कि उसमें 1-2 दवाइयां होती थी और उसे आराम हो जाता था, बट क्योंकि ये ओवर द काउंटर दवाइयां हैं जिसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और लगाने के बाद भी ये नुकसान कर रही है, और फिर जो रूटीन दवाइयां थी पहले और एडवांस्ड दवाइयां भी आ गए हैं, कोई सारे टाइम पे वो काम करना बंद कर दिया। तो मेरे सजेशन यही होगा कि अगर फंगल इन्फेक्शन जैसे कॉमन चीज भी हो, उसके लिए लोग डॉक्टर को दिखाए, ना कि केमिस्ट से पूछ के दवाई ले, तो उसे फायदे से नुकसान ही ज्यादा होती है। जैसे आमतौर पर होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, लाइन में खड़े होना पड़ेगा, हम खुद ही केमिस्ट के पास गए और एक ट्यूब ली, और उनमें जैसे आपने बताया कि एंटी फंगल भी है, एंटीबायोटिक भी है, स्टीरॉयड भी है, और वो ऐसी हमने अगर मरहम लगा दी, उससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि डॉक्टर से ही सलाह ली जाए और फिर अकॉर्डिंगली दवाई ली जाए।
डॉक्टर साहब, ये तो हुआ फंगल इन्फेक्शंस का, और क्या क्या समस्याएं इन दिनों आ सकती हैं? इसमें स्कैबिज माइट होती है तो उसके इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, जैसे बाल तोड़ वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो भी इस समय पे बढ़ता है। बट हर साल बरसात में मैं स्पेसिफिकली आज ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जो हैंड फुट माउथ डिजीज वाली जो है आजकल सारे मीडिया में और लोगों के आपस के डिस्कशन में भी ये उभर के आ रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली बीते दिनों चंडीगढ़ में भी स्कूल्स जो है, रूटीन स्कूल वो बंद हो गया था, फिर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया। तो मेरे कहने की है कि हैंड फुट माउथ डिजीज एक वायरल इन्फेक्शन है और ये काफी सालों से चंडीगढ़ में आसपास जगह पे इंडिया भर में ये बरसात के दिन में ज्यादा होता है और काफी सालों से हो रहा है। और अगर हम पब्लिकेशंस देखें, जर्नल पढ़े, तो उसमें देखा जाएगा कि इंडिया में से भी बहुत बड़े सीरीज पब्लिश हुआ है हैंड फुट माउथ डिजीज में, और वो भी 5-6 साल पुरानी बात है। तो ये हैंड फुट माउथ डिजीज जो अभी बरसात के दिन में चंडीगढ़ आसपास और पूरी देश भर में हो रहा है, वो कोई नई बीमारी नहीं है। हर बरसात में पिछले कई सालों से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका मतलब प्रेस ने उसका ज्यादा उसको पब्लिसाइज कर दिया, और कई जगह स्कूलों में, जैसे कुछ अखबारों में तस्वीरें आई कि चंडीगढ़ के आसपास के स्कूलों में बच्चों में हैंड फुट माउथ डिजीज हुआ है। तो एक आम पेरेंट को कब पता चलेगा कि ये ऐसी वायरल डिजीज है और उस स्थिति में क्या करना? सो हैंड फुट माउथ डिजीज जो है वो नॉर्मली एक बच्चे से दूसरे बच्चे को फैलती है, और नॉर्मली ये 5 साल की उम्र तक बच्चों में होता है, कभी कभी 10 साल की उम्र के बच्चों में भी होता है। तो पहली बात तो ये है कि बच्चे छोटे बच्चे हों, कि जो बड़े बच्चे हैं 14-15 साल के बच्चे में हैंड फुट माउथ डिजीज होने का चांसेस 0 नहीं है, बट कम है। प्राइमरीली होती है लो ग्रेड फीवर होता है, कि थोड़ी सी कम टेम्परेचर 99-100 तक की, और निशान जो हैंड फुट माउथ डिजीज यहाँ से पता लगता है कि हाथ में होती है, पैर में होती है और मुंह पे होती है, और किसी किसी बच्चों के बटॉक्स के ऊपर भी होता है। और निशान जो है कि पहले शुरू होते हैं लाली से, और उसके बाद फिर वो पानी वाले छाले बनती है। बट पानी वाले छाले इसमें स्पेसिफिकली जो होता है थोड़ी सी लंबा ओवल शेप की होती है, और साथ में मुंह के अंदर कभी ऐसे छाले बने तो उसमें जख्म बन जाती है, कि जीभ में हुआ या गाल में हुआ या तालू पे हुआ। तो उस समय पे बच्चे फिर इरिटेटेड रहता है, क्योंकि उसके मुंह के अंदर दर्द होता है, वो खाना पीना ठीक से कर नहीं पाता, और साथ में फिर मुंह पे से पानी ज्यादा बाहर निकलता है। तो जानने का तरीका यही है कि अगर लो ग्रेड फीवर हो और साथ में हाथ पैर मुंह के अंदर और बटक्स के ऊपर, इसके अलावा भी बाकी जगह पे हो सकता है, बट इस जगह पे अगर ऐसे रैश हो जो लाल है और जिसके बाद वहां पे पानी वाले छाले बने, थोड़ी सी ग्रे कलर की होती है और लंबा ओवल शेपेड होती है, तो इससे डॉक्टर्स को पहचानने में इसमें 1 सेकंड भी समय नहीं लगता कि ये हैंड फुट माउथ डिजीज है। जैसे पहले भी बताया, और मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई नए डिजीज नहीं है, ये कोई कोविड नहीं है, और ना ही ये कोई मंकी पॉक्स है इंडिया के लिए जो पहले दफा हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, और इसमें पब्लिकेशंस भी है हैंड फुट माउथ डिजीज का इंडिया से। तो इसका मतलब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अपना नॉर्मल जिंदगी बच्चा व्यतीत करे और डॉक्टर की सलाह ले। डॉक्टर की सलाह ले। इसमें कोई बार होता है कि क्योंकि एक बच्चे से दूसरे बच्चे को फैलता है, तो किसी को हैंड फुट माउथ डिजीज है तो उस बच्चे को स्कूल ना भेजा जाए जब तक उसका जो चमड़ी का निशान है उसमें पपड़ी ना उतर जाए। अदरवाइज जो है कि इलाज, इसके स्पेसिफिक एंटी वायरल ट्रीटमेंट कुछ नहीं चाहिए होता है। किसी को फीवर है तो डॉक्टर उनको पैरासिटामोल प्रेस्क्राइब करेंगे, और जैसे मुंह के अंदर दर्द ज्यादा है तो वहां पे लगाने वाले एनेस्थेटिक्स क्रीम इस्तेमाल करते हैं, बट इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाई की जरूरत नहीं है, और ये नॉर्मली 5 से 7 दिन में बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसमें पैनिक वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी बात में आपने जिक्र किया मंकी पॉक्स का, और मंकी पॉक्स के बारे में भी बहुत अखबारों में आ रहा है, खबरों में आ रहा है, लोगों में एक थोड़ा सा पैनिक हो गया है कि ये क्या चीज है, कौन सी नई वायरल डिजीज आई है, क्योंकि कोविड के बाद ये सब आना एक तरह सा भय सा पूरे समाज में है। तो ये मंकी पॉक्स क्या है, क्या इसका खतरा है, क्या आज इस क्षेत्र में कोई मंकी पॉक्स का केस आया है? जो आखिरी सवाल है उसको पहले जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे लोकल लोगों के लिए काफी सूदिंग रहेगा उस हिसाब से कि अभी तक जो इंडिया में से 8-9 केसेस रिपोर्ट हुआ है, तो उसमें से ज्यादातर तो केरला से हुआ है, और उनके सबका मिडिल ईस्ट के ट्रैवल का हिस्ट्री है, और मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी मंकी पॉक्स हो रहा था, और दिल्ली में रिपोर्ट हुआ है, और दिल्ली में जो रिपोर्ट हुआ है उसमें इंडिविजुअल वो या तो अफ्रीका से है या फिर उनका अफ्रीकन किसी मरीज के साथ कांटेक्ट था। कहने का ये मतलब है कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में मेरे नॉलेज पे नहीं है कि कोई केस आज तक रिपोर्ट हुआ है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें इस बात पे बहुत ज्यादा रिलैक्स रहना चाहिए कि हमें नहीं होगा।
कोविड हुआ था, हमने कुछ अच्छे पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस हमने अपनाए थे। उसमें एक है कि हमने मास्क डालना शुरू करे थे और हम अपना पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन ये मेंटेन कर रहे थे। और मेरे हिसाब से मंकी पॉक्स से भी बचने के लिए ये सारे जो थोड़ी सी डिस्टेंसिंग बढ़ाना, थोड़ी सी अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करना एंड मास्क डालना, वो हमें मंकी पॉक्स से भी बचाएगा। ये जो 2020 मार्च से हमने जो स्टार्ट करे थे, मेरे हिसाब से वो सारे प्रैक्टिसेस अभी बंद नहीं करना चाहिए, हमें कंटिन्यू करना चाहिए। मास्क डालना, हैंड सैनिटाइजर या साबुन से रेगुलरली हाथ धोना और लोगों से थोड़ी सी फिजिकल डिस्टेंसिंग बढ़ाना, क्योंकि मंकी पॉक्स फैलता है क्लोज फिजिकल कांटेक्ट से या फिर ड्रॉपलेट से। ड्रॉपलेट्स मतलब कि हम छींकते हैं या फिर बातें करते हैं, उसमें जो ड्रॉपलेट जो पैदा होते हैं उससे ही दूसरे जने को ये फैलता है। बट कोविड जितना आसानी से एक से दूसरे को फैलता है, मंकी पॉक्स के लिए इसका ट्रांसमिसिबिलिटी काफी कम है। मतलब ये नहीं है कि किसी हाउस होल्ड में या नेबरहुड में किसी का मंकी पॉक्स है तो उसमें पैनिक होना चाहिए। जस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स क्योंकि आजकल के समय में बहुत चर्चा में है, अखबारों में इधर उधर खबरें हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताइए मंकी पॉक्स है क्या, कब से हमारे समाज में है और हमें इससे कैसे बचना है? ये मेरे हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। मंकी पॉक्स से आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंकी से आया है। एंड ये पॉक्स जो ग्रुप है, जैसे हमारे चिकन पॉक्स जो माता हम कहते हैं, या फिर जो स्मॉल पॉक्स है जो अभी इरेडिकेट हो गया कोई साल पहले, उस ग्रुप की बीमारी है। तो इनिशियली जूनोटिक डिजीज कहा जाता था, मतलब जो पशु है, मंकी है, उनमें से इंसान को होता था और ये कोई नई बीमारी नहीं है। अफ्रीका, जो वेस्ट अफ्रीका, उसमें ये बीमारी 1960s से होता आ रहा है। बीच में ये अमेरिका भी पहुंच गया था, बट इस साल की जो है ये WHO के हिसाब से भी ये मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न है। और इसलिए है कि जो नेचुरल हैबिटेट है, इसके बाहर बहुत सारे जगह पे ये डिजीज फैल रहा है। और जूनोटिक डिजीज जो होता है कि एनिमल से इंसान को स्प्रेड होता है, इस बार ऐसे नहीं है, कोई इंसान से इंसान को भी स्प्रेड हो रहा है। तो यूरोप में भी बहुत सारे कंट्रीज में मंकी पॉक्स हो रहा है और मिडिल ईस्ट जो अरब कंट्रीज है वहां पे भी हो रहा है। और पता होगा आप लोगों को कि हमने पहले भी जिक्र करा कि देश भर में अभी हमारे इंडिया में 8-9 केसेस रिपोर्टेड है। सो बात यह है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी पुरानी डिजीज है। ये कोविड जैसे नहीं है कि 2019-2020 में स्टार्ट हुआ और ऑल ऑफ ए सडन पूरी दुनिया भर में फैल गया और करोड़ों लोगों को इसने अफेक्ट करा। मंकी पॉक्स एक तरीका है जो फैलती है, जो सांस से फैलती है, बट उसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो जो अपना कोविड है उससे काफी कम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो नॉर्मल रूटीन जो हमारा रोज के इंटरेक्शंस है उसमें ये सांस के जरिए फैलेगी। दूसरा तरीका ये क्लोज फिजिकल कांटेक्ट से भी फैलता है। और दूसरा, किसी का अगर मंकी पॉक्स है, उनके कपड़े और या फिर और सिक्रेशंस और दूसरे किसी ने टच करे तो उसमें से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। बट मंकी पॉक्स का ट्रांसमिसिबिलिटी एक इंसान से दूसरे इंसान को होने का जो है वो काफी कम है अगर हम कोविड से कंपेयर करें। अपना बचाव करें, बट एट द सेम टाइम फिर पैनिक भी ना करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि कहते हैं कि चिकन पॉक्स का जो वैक्सीनेशन है, क्या वही वैक्सीनेशन मंकी पॉक्स से भी बचाता है? नहीं, चिकन पॉक्स वाला वैक्सीनेशन मंकी पॉक्स से नहीं बचाएगा, बट हो सकता है कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीनेशन के जरिए ये 1977-78 में इरेडिकेट किया गया था स्मॉल पॉक्स को, वो वाले वैक्सीन हो सकता है कि इस डिजीज में कारगर हो। बट जो चिकन पॉक्स है, जो नॉर्मली अभी भी बाजार में मिलता है, वो वाले वैक्सीन हो सकता है कि मंकी पॉक्स के बचाव में कारगर ना हो। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक और श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। सर, मैं राकेश मलुआ चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी राकेश जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैंने पूछना था कि मॉनसून सीजन में सर हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है फुल बॉडी में, तो क्या रीजन हो सकता है, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हाँ राकेश जी, तो आपका हेयर फॉल केवल सिर में से हो रहा है कि बाकी बॉडी से भी हो रहा है? सर, बाकी बॉडी में भी हो रहा है, फुल बॉडी में ही है। तो राकेश जी, ये मानसून रिलेटेड नहीं है मोस्ट लाइकली। किसी का सिर में से बाल झड़ती है और वो सीजनल होता है। ठीक है सर। तो आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, उनके जो पत्ते झड़ती है वो बसंत ऋतु में झड़ता है ना? ठीक है। तो वो नेचुरल है। बरसात में भी किसी इसका सिर में से बाल झड़ता है, बट देन बरसात के बाद जैसे ऑटम आ गया, सर्दी आ जाती है, तो फिर वो सेटल हो जाता है। तो अगर आपका पूरी बॉडी से, या फिर आप जिसके भी जिक्र कर रहे हैं उनका पूरी बॉडी से बाल झड़ रहा है, तो प्लीज किसी डॉक्टर की सलाह ले। वो मानसून रिलेटेड नहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है सर जी। डॉक्टर साहब, इसके क्या कारण हो सकते हैं बाल झड़ने के? नहीं, ये सीजनल है जी। तो कोई सारे समय पे जो है कि
बालों में इन्फ्लेमेशन है, जो लाली होना, पपड़ी उतरना और उसके सेकेंडरीली स्क्रैचिंग एंड बाल झड़ना उतना कॉमन नहीं है। बट आप ज्यादातर लोगों में एक पैटर्न होती है कि किसी पर्टिकुलर मौसम में उनका थोड़ी सी बाल झड़ना ज्यादा होता है। तो बाल बड़े इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्मेटिकली, और आज के डेट पे हेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ी सी बाल भी झड़ने लग जाता है, तो फिर जिनका झड़ रहा है वो फिर पैनिक ही हो जाता है। बट नॉर्मली जो है जो सीजनल हेयर फॉल है वो नेक्स्ट सीजन में जाकर फिर सेटल हो जाता है। राकेश जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा था कि बरसात के मौसम में बच्चों की त्वचा पे कई बार छाले, जिनको हम ब्लिस्टर्स कहते हैं, वो हो जाते हैं और उनमें पानी भर जाता है। ये क्या कारण होता है? ये नॉर्मली बड़े छोटे बच्चों में होता है। इन बच्चों में एलर्जी का हिस्ट्री होता है। एलर्जी मीन्स इनका जो एटोपिक एक्जिमा है या फिर नाक की एलर्जी है, जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है कि बार बार छींके आना या नाक बंद रहना या फिर नाक बहना या फिर आंखों में खारिश, आंखों के सफेद वाले हिस्से में खारिश होती है। तो इन बच्चों का सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंसेक्ट बाइट थोड़ी सी ज्यादा होता है। तो हमें ये कॉमन नॉलेज है कि बरसात के दिन पे एक तो मच्छर बढ़ जाता है और बाकी जो कॉमन इंसेक्ट्स है जो हमें बाइट करती है वो उसका जो नंबर है वो भी बढ़ जाता है। और इनका सेंसिटिविटी होने के कारण जो एक्सपोज्ड एरिया है, जैसे हम बात करें कि हाफ स्लीव शर्ट डाले है, ये लोअर आर्म हो गए या फोर आर्म हो गए, या फिर शॉर्ट्स डाले तो लोअर थाई, लेग एंड फिट, डॉर्सम फिट, तो इस जगह पे इजी एक्सेसिबिलिटी होने के कारण तो वहां पे काट जाते हैं। और सेंसिटिविटी होने के कारण इनिशियली तो खारिश होती है और फिर लाल होता है, और जो ज्यादा सेंसिटिव होता है उसमें फिर छाले भी बन जाता है। तो इसका ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ये नॉर्मल हो जाता है, आई मीन उनका ये सेंसिटिविटी नहीं रहता। बट जब तक हो रहा है तो सलाह यही है कि लंबे बाजू के या पूरी लंबाई वाले कपड़े डाला जाए, ताकि जो कीड़े मकोड़ों की काटने का जो इजी रहता है उनके लिए तो डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है ना। उसके बावजूद भी किसी किसी का निशान बनती है, बट वो रूटीन ट्रीटमेंट जो स्किन स्पेशलिस्ट जो देखते हैं उसमें कुछ रूटीन ट्रीटमेंट है, उससे ये कंट्रोल रहता है। और ये जब बरसात खत्म हो जाती है ज्यादातर बच्चों का, फिर ये जो प्रॉब्लम है इंसेक्ट बाइट, हाइपर सेंसिटिविटी या हम पेपुलर अर्टिकेरिया भी कहते हैं, वो सेटल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, कई बच्चों में ज्यादातर और कुछ बड़ों में भी, स्पेशली एडोलेसेंट्स में, इस उम्र में, इस समय में बरसात के दौरान फोड़े फिंसियां निकलना बढ़ जाता है। उसका क्या कारण है? नहीं, उसका भी एक ही कारण है। इसमें भी मॉइस्चर के कारण जो बैक्टीरिया कॉमेंसल्स है हमारे शरीर में, स्किन के ऊपर भी रहता है। तो मॉइस्चर जब भी बढ़ता है, जैसे मैं बताया जहां पे मॉइस्चर इकट्ठा होता है उसमें जो हमारे स्किन के ऊपर वाली लेयर है वो खराब हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया बाहर बैठा हुआ था तो उसको फिर बॉडी के अंदर घुसने का चांसेस मिल जाता है। और बाकी जो नॉन स्पेसिफिक बड़े सारे जने भी बात करें और उनका कोईयों का मानना है कि उनको अभी खारिश बढ़ गया है, तो जब भी हम खारिश ज्यादा करते हैं तो उसमें भी जो सुपरफिशियल लेयर स्किन का वो ब्रीच हो जाता है। तो बाहर के जो कीटाणु है अंदर घुस गए और उसमें फोड़ा फिंसी कॉमन है। तो यही रीजन है कि बरसात के दिन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो फोड़ा फिंसी हम कहते हैं वो भी बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग कहते हैं और हम बचपन से सुनते आए हैं कि बरसात में बहुत से आम खाने से, बहुत मीठा खाने से ये सब ज्यादा हो जाते। क्या इनका भी कोई रिलेशन? आम खाने से जो है पिंपल्स बढ़ता है ना। अगर फोड़ा फिंसी की हम बात करें और चेहरे का बात करें तो आम या फिर जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है वो लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों का, इवन बड़ों का भी पिंपल्स बढ़ता है, ठीक है। और केवल आम नहीं, इसमें बहुत सारे फूड आइटम्स है, जो मीठी फ्रूट्स है, जो चॉकलेट है, या फिर कोई लोगों का दूध पीने से भी, ज्यादा परिमाण में दूध पीने से भी पिंपल्स बढ़ता है। वो एक कारण है। और दूसरा जो है कि आम की जो क्या कहे डंठल जो है उस जगह पे जो एल्केलॉइड होता है उससे किसी किसी को एलर्जी होता है, ठीक है। प्राइमरली जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट होने के कारण पिंपल्स। डॉक्टर साहब, आपने बीच में जिक्र किया था स्केबीज के बारे में, तो क्या बरसात में स्केबीज ज्यादा होता है? स्केबीज अगर हम प्राइमरली बात करें तो सर्दियों के दिन ज्यादा होता है, क्योंकि जहां पे ओवर क्राउडिंग है तो गर्मियों में तो लोग बाहर में भी सो जाते हैं, बट बरसात के दिन में जब बारिश हो रहा है तो सारे इंडोर्स ही सोते हैं, और साथ में सर्दियों के दिन में भी यही है। तो इसमें जो क्लोज कांटेक्ट के कारण एक इंसान किसी को स्केबीज अगर है तो दूसरे जने को बॉडी कांटेक्ट से स्प्रेड होता है, उसका और कोई तरीका नहीं है। तो बरसात में भी, क्योंकि बाहर सोने का नहीं रहता इस समय पे और इंडोर्स जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, तो उस जगह पे स्केबीज अगर एक जना कहीं से लेके आए तो वो फिर पूरे घर में फैल जाती है। तो बरसात में स्केबीज का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बाकी मौसम मतलब हम सर्दी की बात ना करें, बट बाकी समय के मुकाबले बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, स्केबीज को और एक फंगल खारिश को किस तरह एक आम इंसान डिफरेंशिएट कर सकता है? स्केबीज का कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंटर्स है उस हिसाब से। जो स्केबीज का खारिश है वो रात के समय पे बढ़ता है,
और बाकी अगर हम कोई समय मरीज मना करते हैं कि घर में किसी को नहीं है, बट रेगुलर प्रोबिंग के बाद पता लगता है कि घर में बहुत सारे जने हैं जिनको रात को खारिश हो रहा है, चाहे निशान ना हो, और पर्टिकुलर जगह जहाँ पे खारिश होती है जैसे उंगली को बीच में हो गए, उसके बाद अंडर आर्म्स पे हो गए, नाभि के आसपास हो गए, ब्रेस्ट के ऊपर हो गए, टॉयलेट वाली जगह पे हो गए। मेल्स में जैसे मेल जेनेटल ऑर्गन है या स्क्रोटम है, उसके ऊपर फिर दाने बन जाती है एंड उसके बाद फिर मोटे मोटे दाने भी बनते हैं। तो इसका फिर उपचार क्या है, इलाज क्या है और कितना समय लगता है उसके? नहीं, स्केबीज का इलाज बड़ा आसान है, तो उसमें हम कोई नाम स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, बट क्रीम लगाने को बताते हैं। वो फिर गले के नीचे पूरी बॉडी पे लगाना होता है, जो ओवरनाइट लगी रहती है, और अगले दिन फिर अच्छे से नहाना पड़ता है। एंड देन जो कपड़े हैं एंड बेडशीट वगैरह वो या तो उबले पानी में धो ले या फिर धूप में लटकाएं या फिर उसको वही पॉलिथीन बैग में डाल के अलग रखे, उसको इस्तेमाल ना करें। ये एक बार करने के फिर 7 दिन के बाद फिर दोबारा हम ये मेडिसिन अप्लाई करने को बताते हैं। साथ में खाने वाली दवाई भी है। खाने वाली दवाई छोटे बच्चों में नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं करते, बट स्केबीज का इलाज जो है अगर तरीके से किया जाए और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके किया जाए तो उसमें बड़े 2 हफ्ते के अंदर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत सी हमने बीमारियां डिस्कस की जो कि बरसात के दिन में होती हैं, जैसे आपने कहा फंगल इन्फेक्शंस, फिर आपने और रिंगवर्म्स और स्केबीज, और इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें आमतौर पर क्या एहतियात बरतने चाहिए अपनी नॉर्मल जिंदगी में इन दिनों, ताकि ये सब हो ही ना? राइट, सो एक तो ये है कि जो बाहर भीग के आए तो आके अपने कपड़े तुरंत चेंज करें और नहाएं, चाहे साबुन से ही नहाएं, ठीक है। किसी भी हालत में किसी भी बॉडी पार्ट की स्किन में को आपको मॉइस्ट नहीं रखना है, ठीक है। चाहे आप वो बारिश में भीग के मॉइस्ट हुआ हो, चाहे वो पसीने से मॉइस्ट हुआ हो, तो जितना जल्दी हो सकता है आप कपड़े चेंज करें। और ठंडा पानी तो आइस कोल्ड वाटर की बात नहीं कर रहे, बट नॉर्मली जो इंसान ठंडा समझते हैं उस पानी से दिन में 2 बारी नहाएं। और किसी किसी का ऐसे है जिनका वजन ज्यादा है, तो उनका जो फोल्ड्स है वहाँ पे जितना भी कोशिश करे उस जगह पे उनका मॉइस्चर इकट्ठा होता ही होता है, और उनके लिए उस जगह पे पसीने के कारण जो इन्फ्लेमेशन होती है, इंटरट्राइगो होती है, उसको प्रिवेंट करना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। बट देन जिनका वजन ज्यादा है उनका स्किन के कारण नहीं, बट अदरवाइज जनरल सजेशन यही है, कोशिश ये करे कि वजन घटाया जाए। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में अब आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे कि इस मौसम में, खास तौर पर बरसात के मौसम में, और भी बहुत सी जैसी समस्याएं, मंकी पॉक्स या हैंड फुट एंड माउथ डिजीजेस के बारे में हमने जिक्र किया, तो आप उन सबको किस तरह इनसे बचा जा सकता है, अपनी जिंदगी को किस तरह जिया जाए कि हम इन बीमारियों से बचे रहें, उसमें क्या संदेश? हाँ, सो रूटीन चीजें जो है, जो मैं बताया, जो स्किन की प्रॉब्लम बरसात के दिन में होता है वो मॉइस्चर के कारण होता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि ज्यादातर लोग नहाते हैं और नहाने के बाद फिर उंगलियों के बीच में जो जगह है उसमें फिर तौलिया नहीं लगाते, वो गीला ही रहता है। कम से कम पैर के उंगलियों के बीच में मैं ये कह सकता हूँ 50% लोग ट्राई नहीं करते, वहां पे तौलिया नहीं मरते। तो कहने की यह है कि अपने जितने भी जगह है बॉडी का, पर्टिकुलरली बॉडी फोल्ड्स, उसको आप ड्राई रखें, कोशिश करें जितना आप ड्राई रख सकते हैं, है ना। और नहाएं, कपड़े रोज चेंज करें, कपड़े रोज धोए और साफ सुथरा रहे। साफ सुथरा ये बरसात वाली बात भी नहीं है, जो हम हैंड फुट माउथ डिजीज और मंकी पॉक्स है उसमें भी जनरल क्लीनलीनेस एंड जनरल जो हाइजीन है वो इम्पोर्टेंट है इसको प्रिवेंट करने का। क्योंकि मैं जस्ट मंकी पॉक्स की स्पेसिफिकली अगर बताता हूँ कि कोई मरीज जिनका मंकी पॉक्स है और उनका कपड़े में ये वायरस हो सकता है, तो कपड़े को कोई अगर टच करते हैं तो उनमें ये संक्रमण पहुंचने का चांस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% पहुंचेगा, पर चांस है। और साथ में ड्राई रहिए और नहाइए रोज, और साथ में दिन में 2 बारी थोड़ी सी ठंडा पानी से नहाइए। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर चीजें जो है उसी से कंट्रोल हो जाएगा। और पर्टिकुलरली जो हम पेपुलर टिकेरिया और इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी की बात कर रहे थे, तो छोटे बच्चे को पूरी लंबाई वाले कपड़े डालिए हाथ में और पैर में भी। उसके बाद भी हो सकता है कि हम 100% उसको प्रिवेंट ना कर पाए, बट जितने जगह पे एक्सपोजर रहता है और जहाँ पे ये मच्छर या कीड़े मकोड़े आके काट सकते हैं, वो जगह का जो एरिया है उसको हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। तो ये कुछ एक जनरल सजेशन है, बट जो पर्टिकुलर डिजीज है उसके स्पेसिफिक सजेशंस और भी हम बात कर सकते हैं। डॉक्टर दीपांकर डे, आप हमारे FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और आपने बरसात के मौसम में होने वाले त्वचा रोगों के बारे में संक्षेप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संजीव जी। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर रविंदर ठाकुर ने। नमस्कार, जय हिंद।
FM Lifeline, Lifeline, Lifeline.